अच्छा मेरी आवाज चली गई थी यार, मैं एक्चुअली धोखे से बेटा सॉरी, मैं यार माइक ऑन करना भूल गया था भाई। ठीक है। हाँ यार मैं समझ गया ना रोनित, मैं यार माइक ऑन करना भूल गया था। तो मैं कह रहा हूँ कि फोकस मान लीजिए -f है, और u हो गया ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, o हो गया हमारा रियल ऑब्जेक्ट, और अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि बिफोर रोटेशन, यानी जब इस मिरर को मैंने रोटेट नहीं किया है। ठीक, तो बिफोर रोटेशन ऑफ मिरर, एक नॉर्मल सी सिचुएशन पे हम लोग आते हैं तो लिखते हैं 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अभी मैं फिलहाल ये पूरा लेके चल रहा हूँ, केवल मैग्नीट्यूड लेके चल रहा हूँ, जब क्वेश्चन आएगा तो फिर हम साइन के हिसाब से उसको डील कर ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन क्या डाली, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। राइट, अब जरा आगे की कहानी सही कर लो भाई। u क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या है इमेज का डिस्टेंस, और इमेज भी जैसी भी बनेगी उस समय मतलब नहीं है, रियल भी हो सकती है वर्चुअल भी हो सकती है, वो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। अब देखिए, आप कहानी सुनिएगा इसके आगे। मैंने कहा अब एक ऑब्जर्वर आया हमारे पास, उसने मुझसे कहा कि सर ठीक है ये सिचुएशन तो हम समझते हैं, क्यों ना हम एक काम करें, हम इस मिरर को थीटा डिग्री से रोटेट कर दें। एक ऑब्जर्वर आया, उसने कहा कि सर एक काम करिए, इस मिरर को आप थीटा डिग्री से रोटेट कर दीजिए। मैं कहूंगा बिल्कुल कर देता हूं, और मैंने किया भी देखिए क्या किया मैंने। मैंने इस मिरर को थीटा डिग्री से बच्चों मैंने इसको रोटेट कर दिया। अब मेरी एक बात का जवाब दो, देखो जब हम मिरर को घुमा, मान लो ये मिरर है, ऐसा है मान लो कुछ थोड़ी देर के लिए, और ये प्रिंसिपल एक्सेस है, तो जब तक ये सीधा है तो प्रिंसिपल एक्सेस भी सीधी है। मिरर को घुमाया तो प्रिंसिपल एक्सेस भी तो घूम जाएगी, अरे घूमेगी कि नहीं, घूम जाएगी। ठीक है, तो मिरर को घुमाया तो प्रिंसिपल एक्सेस भी उसकी घूम गई, ये आ गई। अच्छा अगर भैया मिरर को ध्यान देना, आपने कैसा सेंस है, एंटी क्लॉकवाइज, तो मैंने बोला मिरर को तुमने एंटी क्लॉकवाइज थीटा डिग्री से, या थीटा यहां ना लिखो, आप केवल यहां पे लिखो, ये लीजिए थीटा डिग्री से आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, तो आप मुझे बताइए जो हमारी प्रिंसिपल एक्सेस है वो भी थीटा डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज ही तो घूमेगी, बोलो। अच्छा अब दूसरी बात बताओ, अगर हमने मिरर को घुमाया, ठीक है ये बट नेचुरल हुआ कि मिरर घुमा तो प्रिंसिपल एक्सेस भी घूम गई, क्यों ऑब्जेक्ट भी घूम गया, ऑब्जेक्ट से क्या लेना देना, आप मिरर घुमाइए, टहलाइए, अपने घर ले जाइए, ऑब्जेक्ट से क्या लेना देना। ऑब्जेक्ट ने साफ मना कर दिया, ऑब्जेक्ट से पूछा गया, एक्चुअली ऑब्जेक्ट से पूछा गया कि देखिए हम यहाँ पे मिरर को घुमा रहे हैं, क्या आप भी मिरर के साथ साथ घूमेंगे, ऑब्जेक्ट कहता है मेरे से क्या मतलब भाई, है ना, मेरे से क्या मतलब, मेरा मिरर से क्या मतलब है, मैं तो खाली एक यू के डिस्टेंस पे पड़ा हूं, मैं तो यहीं रहूंगा। तो कहने का मतलब ऑब्जेक्ट ने बोला मैं तो यहीं रहूंगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने मिरर को घुमाया तो ऑब्जेक्ट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन सिचुएशन बदल गई सारी। आप कहोगे सर इसका क्या मतलब हुआ जो आप कह रहे हो कि सिचुएशन बदल गई सारी, इसका क्या मतलब है, सिचुएशन कैसे बदली पहले ये समझो। जब मिरर नहीं रोटेट किया था, मतलब पुरानी कंडीशन, ये वाली कंडीशन की बात कर रहा हूं, अगर मैं पूछता हूं ऑब्जेक्ट हमारा फाइनाइट साइज का ऑब्जेक्ट है या पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर दिस इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, फाइनाइट साइज का ऑब्जेक्ट नहीं है। जब हमने मिरर को घुमा दिया, अब ऑब्जेक्ट को लोकेट करने का तरीका समझिएगा। ठीक है, क्या करोगे, एक परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट से गिराओगे मिरर के नए प्रिंसिपल एक्सेस पे, नया कह लो या आफ्टर रोटेटेड, आफ्टर रोटेशन प्रिंसिपल एक्सेस मान लो, जो भी आपको मर्जी आए। तो ये जो प्रिंसिपल एक्सेस घूम के इधर आ गई, मैंने कहा ऑब्जेक्ट को कैसे लोकेट करना है इस बात पे जाने के लिए ऑब्जेक्ट वाली पोजीशन से एक परपेंडिकुलर आपने इस पे गिराया, तो परपेंडिकुलर गिरा है तो आप बिंदास होके यहाँ पे क्या लिख सकते हो, सर ये एंगल कहाँ है, बिल्कुल मिल रहा है परपेंडिकुलर, तभी तो कह रहा हूँ। अब दूसरा काम आपको क्या करना है कि जिधर ऑब्जेक्ट है बच्चों, ये बिल्कुल गांठ बांध दीजिएगा दिमाग में, जिधर ऑब्जेक्ट है उसकी तरफ एक एरो डाल दीजिए। प्रिंसिपल एक्सेस पे एरो नहीं डालना है आपको, किधर डालना है, जिस साइड ऑब्जेक्ट है, मैं बना के दिखा रहा हूं, ये रहा। ठीक है,
ये ओ है, इसको नाम दे दो ओ डैश, राइट। अब हम पता है क्या बोलेंगे कि रोटेशन के बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है, रियल रियल ऑब्जेक्ट तो अभी भी तुम्हारा पॉइंट है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ये प्रिंसिपल एक्सेस, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एक्सेस, द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ओ ओ डैश। अब इस एक्सेस, इस येलो वाली प्रिंसिपल एक्सेस के अकॉर्डिंग ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा, ये एक फाइनाइट साइज का ऑब्जेक्ट कहलाएगा जिसका साइज है ओ ओ डैश। अब क्वेश्चन ये आया कि ये ओ ओ डैश हम पता कैसे करें, आराम से हो जाएगा। देखिए थीटा डिग्री रोटेट किया हमने, तो थीटा हमें पता होगा ना कि हमने कितना रोटेट किया, ये तो नोन हो गया। ऑब्जेक्ट इनिशियली कितना दूर था ये भी नोन है। एक काम करिए, आप दो काम कर सकते हैं, मतलब दो चीजें निकाल सकते हैं। पहला, नई प्रिंसिपल एक्सेस पे ऑब्जेक्ट कितना दूर है पोल से, पोल तो यही रहेगा ना। नई प्रिंसिपल एक्सेस के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट की पोल से डिस्टेंस क्या है, तो वो डिस्टेंस आप फिलहाल मार्क आउट कर दीजिएगा यू डैश के नाम से। नई प्रिंसिपल एक्सेस के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, ओ ओ डैश है, ये भी आ जाएगा। आप ओ ओ डैश को फिलहाल क्या नाम देते हैं, चलो H1 नाम देता हूं। H1 इसलिए क्योंकि जब इसका इमेज बनाऊंगा तो वो मैं H2 बोलूंगा, राइट। ये दोनों सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो अब मैं यहां पे डालता हूं सेकेंड पॉइंट में, आफ्टर रोटेशन ऑफ मिरर। अब मिरर को रोटेट करने के बाद क्या सीन आया, आइए इस पे चर्चा करते हैं। तो मिरर को रोटेट करने के बाद जो यू डैश है वो ये मिला, मतलब नई ऑब्जेक्ट लोकेशन क्या कहलाई, यू डैश। कितना होगा, आप ये राइट एंगल ट्राइंगल देख रहे हैं, पी ओ ओ डैश। तो मैं यहां से बात करूंगा इन ट्राइंगल पी ओ ओ डैश। आप अगर निकालते हो कॉस थीटा तो आप लिखोगे यू डैश अपॉन यू, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण। तो आप कॉस थीटा लिखोगे यू डैश अपॉन यू। तो बच्चों बताओ यू डैश कितना हुआ, एक डिब्बा सितारा, इसको दो, ठीक। अब आगे बढ़ो, ऑब्जेक्ट का साइज भी तो निकालना है। तो इसी ट्रायंगल में आप साइन थीटा लगा दो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण जिसको बोलते हैं। तो क्या लगाओगे, सेम ट्रायंगल में साइन थीटा डील करो तो आप बोलोगे एच डैश अपॉन यू। तो एच डैश हो गया आपका यू साइन थीटा। ठीक है, दो चीजें आ गई, हमको नई वैल्यू ऑफ यू मिल गया जो कि यू डैश कहला रहा है, और हमको नया ऑब्जेक्ट का साइज मिल गया। दो चीजें आ गई, फायदा सुनिएगा। नया यू डैश आ गया तो हम नया वी डैश निकाल सकते हैं इसी तरह के एक इक्वेशन लगाने के बाद, वी डैश भी आ जाएगा फिर तो ना। अच्छा, अब फाइनाइट साइज का ऑब्जेक्ट है तो अब हम इमेज का साइज भी निकाल सकते हैं मैग्निफिकेशन की हेल्प से कि इमेज कितनी बड़ी बनने वाली है। आइए कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। तो अब मैं लगाने जा रहा हूं आफ्टर रोटेशन मिरर इक्वेशन। द मिरर इक्वेशन इज, आप लिखोगे 1 अपॉन वी डैश प्लस 1 अपॉन यू डैश 1 अपॉन एफ। अभी मैं साइन कन्वेंशन के साथ लगाऊंगा चीजें, क्योंकि मैं देखिए केस लेके चल रहा हूं जिस केस में मेरे पास में कॉनकेव मिरर है, तो फोकस में नेगेटिव लगाऊंगा, यू वाला जो डिस्टेंस होगा वो मैं नेगेटिव लेके चलूंगा, ताकि इसके हिसाब से जो रिजल्ट आए वो फाइनली आए इसी के हिसाब से। समझ गए ना भाई। बस u और v ये सब जनरल टर्म है, तो रियल वर्चुअल के बारे में तभी पता चलेगा जब u और f का डाटा हमारे पास मौजूद होगा। तो मैं बोल रहा हूं भाई 1 अपॉन वी डैश
प्लस 1 अपॉन, अभी यू डैश की वैल्यू बच्चों कितनी निकाली थी बताना, माइनस यू कॉस थीटा, याद आया, 1 अपॉन माइनस एफ। अच्छा बताइए यहाँ से बी डैश आ जाएगा, तो ये आपका आ गया 1 अपॉन बी डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन यू कॉस थीटा माइनस ऑफ 1 अपॉन एफ। बाकी आप इसको सॉल्व कर सकते हो यार, बी डैश, तो ये आ जाएगा आपका एफ इंटू यू कॉस थीटा, बाकी एफ माइनस यू कॉस थीटा। तो आपका फिर चलो, तो आपका फिर v डैश आ जाएगा f इंटू यू कॉस थीटा डिवाइड बाय f माइनस यू कॉस थीटा, ये v डैश आ गया। अब ये जनरल है, हम रियल वर्चुअल नहीं कह सकते अभी ना, जब तक हमारे पास f ना पता हो, u ना पता हो, कैसे बता पाओगे, थीटा ना पता हो कैसे मालूम भाई, समझ गया ना बात। तो रियल वर्चुअल पर रिजिड मत होना, एक कॉमन रिजल्ट है उस पर आ जाइए। तो एक रिजल्ट बच्चों यहां से आ गया हमारे पास, एक रिजल्ट ये आ गया, राइट। तो एक सितारा इसको मिलना चाहिए। अब आगे समझिएगा, मैग्निफिकेशन बचा, बताओ, कॉर्ड मिरर है, मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता था, मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता था, माइनस ऑफ v बाय यू होता था, याद आया। तो मैं बोलूंगा सिंस m इज इक्वल टू माइनस ऑफ v बाय यू, और m को ही हम लोग लिखते थे साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, क्यों ना लगा दिया जाए, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूं बच्चों, देखना, साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों बराबर होंगे ना, तो मैं काम करता हूं, आई अपॉन ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, ये वाला लगा सकते हो ना आप इक्वेशन। तो अभी मैं आई की जगह तो इमेज का साइज डाल रहा हूँ, ओ की जगह मैं क्या डालूंगा, एच डैश डालूंगा, ये एच डैश जो हमारे पास पुराना पड़ा हुआ था, ये एच डैश नहीं H1, अरे देखो यहाँ एच डैश कर दिया मैंने, काम करता हूँ, इसको भी फिर एच डैश ही बोल देता हूँ, ठीक है। तो ये एच डैश हो गया हमारे पास में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, कितना है, यू साइन थीटा लगा सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपका u साइन थीटा इज इक्वल टू v अपॉन u विद माइनस साइन, तो v है तुम्हारा एफ यू कॉस थीटा डिवाइड बाय एफ माइनस यू कॉस थीटा, ये क्या है, ये तो v आ गया, और यहां मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा v बाई यू है ना, और ये अच्छा बताओ ये u डैश होगा, आफ्टर रोटेशन ही तो एक काम कर रहे हो, तभी तो ऑब्जेक्ट का साइज यू साइन थीटा लगाया है, आफ्टर रोटेशन ही तो एक काम किया है, तो u की जगह क्या लगाओगे आप, u डैश, समझ गए। और u डैश की वैल्यू क्या है, एक काम करता हूँ मैं i डैश कर देता हूँ, o डैश कर देता हूँ, मैं v डैश कर देता हूँ, मैं u डैश कर देता हूँ, अभी तो समझ गया ना, अब तो कंफ्यूजन नहीं है। तो u की जगह क्या लगाओगे बताओ, अरे अरे, ठीक, ये गया, तो इमेज का साइज आ गया माइनस ऑफ एफ कॉस थीटा, काटो नहीं, एफ माइनस यू कॉस थीटा, ये आ गया। अब ये कॉस थीटा बचा, ये साइन थीटा था, इसको ऊपर भेज दो, ये क्या आ जाएगा, टेन थीटा, ठीक है, समझ गए बात। हम लोगों ने जो पिछली क्लास में रिजल्ट निकाला था, इसको सॉल्व नहीं किया था, याद है, आज सॉल्व करके पूरा दे रहा हूँ, इसीलिए इसीलिए तुम्हें आज डिफरेंट लग रहा है, और इसीलिए दोबारा बताने का फायदा कुछ तो होना चाहिए ना, तुमको ये नहीं लगना चाहिए कि बता ये तो सर ने वही पूरा पूरा पढ़ा दिया, मेरा कीमती समय कीमती वक्त सर ने बर्बाद कर दिया, ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए, ठीक। तो ये है भैया इमेज के साइज का फाइनल रिजल्ट रोटेशन के बाद। अब आप देखिए, पहले यहां से अगर आपको नोट करना है तो आप यहां से सिचुएशन नोट करें,
क्योंकि देखिए रोटेशन सुनने समझने में तो देखिए बहुत आसान सा लगता है, हाँ भाई मिरर को रोटेट कर दिया। अब आप रिजल्ट देखिए कितने हद तक कितने ड्रास्टिकली चेंज हो गए। कहाँ एक बेचारा पॉइंट ऑब्जेक्ट जिसको अपने साइज का ही नहीं पता था, जिसको आप भी साइज के मामले में नेग्लेक्ट करते थे, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट बन जाएगा आपने कभी सोचा भी नहीं। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना ऑब्जेक्ट लोकेट कराने वाला, कि जब भी ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सेस के अलग हो तो हम ऑब्जेक्ट को कैसे लोकेट करते हैं, ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर डाल दो प्रिंसिपल एक्सेस पे, लेकिन एरो ऑब्जेक्ट की तरफ रखो। ये एक तरीका होता है ऑब्जेक्ट को लोकेट करने का। और ये अब हमारे काम आएगा स्प्लिटिंग ऑफ मिरर में, जब हम मिरर को काट के अलग अलग करेंगे। अभी करता हूं ना, पहले क्वेश्चन इस पे कर लीजिए, बेहतर होगा। लिख गया, ये पेज हो गया। आगे चलें, आगे चलें। यार मैं लिखवा इसलिए देता हूँ ना क्योंकि कभी कभी अचानक से बोर्ड में फ्लक्चुएशन आता है और पूरा डाटा साफ हो जाता है। जैसे लाइट फ्लक्चुएट होती है ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी मेहनत या आपकी मेहनत सब बेकार हो जाए, इसलिए मैं समय दे देता हूँ कि लिख लो। लिखोगे तो और बेहतर समझ में आता है, ये तो तय। लेकिन बेटा बस लिखो जल्दी, मैं आपसे इतना ही तो गुजारिश करूंगा। हाँ नोट्स हमने इसलिए नहीं भेजे थे क्योंकि लिख लिए थे आप लोगों ने। क्यों, बात तो हुई थी कि सब लिख लिया, तुम लोगों ने कहा हाँ, सब लिख लिया। अच्छा ऑप्टिक्स वाला मैं देख लूँ। हो गया, लो करो फटाफट, जल्दी करो पहले से, क्योंकि मुझे कुछ कराना है इसके बेस पर, मैं मचल रहा हूँ बहुत तेज। हाँ, जब मेरे दिमाग में कोई सवाल नुमा चीज आ जाती है ना तो मैं फिर बड़ा मचलता रहता हूँ जब तक मैं दे ना दूँ क्वेश्चन। डिब्बा बना सितारा जरूर लगाया करो, बहुत काम आता है। हम भी भूल गए थे, उस दिन मुझे याद आएगा कि हाँ तो मैं ऐसा करता था, ये चीज बहुत काम आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख गया। अब एक क्वेश्चन, ठीक है, और देखिए कितना बढ़िया कितना खूबसूरत सा एक सवाल है। मान लीजिए, क्योंकि देखो जो पढ़ो उसको ग्रिप यानी कि पकड़ किसी भी सब्जेक्ट की थोड़ी पढ़ते गए और उसको आप अपने अप्लाई नहीं, पढ़ना और ना पढ़ना उस चीज को एक समान होता है।
ये ऑब्जेक्ट है, कॉन्केव मिरर है, और यू 30 ऑब्जेक्ट ओ 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ये सिचुएशन आपको मैंने बना के दी। एक सज्जन आए और उन्होंने इस मिरर को 30 डिग्री घुमा दिया। 30 नहीं, 60 डिग्री, 60 डिग्री में बोलूंगा। सेंस ऑफ रोटेशन आपके समझ में आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज है। हालांकि आप ध्यान दो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से कोई खास फर्क नहीं है ना। तो फिर प्रिंसिपल एक्सेस भी मैंने कहा घूम के इधर आ गई। ये कितने डिग्री से घूम गई? 60 डिग्री से। फिर मैंने कहा ऑब्जेक्ट को लोकेट करो। आपने कहा सर एरो, मैंने कहा परपेंडिकुलर डालो पहले, फिर एरो बनाओ। ठीक है, मैंने कहा परपेंडिकुलर डालो पहले और फिर एरो बनाओ। इतना बन गया। अब आप सीधे सीधे बोलो कि ये जो u डैश है हो जाएगा 30 cos 60। cos 60 कितना होता है? 1/2, यानी कि हो गया 15 सेंटीमीटर। ठीक, ये हो जाएगा आपका h डैश, और h डैश का आ जाएगा 30 sin 60, यानी कि 15√2 सेंटीमीटर। क्या आया ये? h डैश। u डैश क्या आया? 15। ठीक, अब आप नई पोजीशन ऑफ इमेज निकाल सकते हैं आपका रोटेशन। तो आप क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे यहाँ पे मिरर इक्वेशन। तो आप बोलोगे 1/v डैश प्लस 1/-15 इज इक्वल टू 1/, है भाई? अरे 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 अरे, सॉरी, बिल्कुल सही फरमाया आपने। ठीक है, हाँ भाई, ये आ गया। कृपया मुझे यहाँ से v डैश निकाल के बताएं। काफी जगह खराब कर दी मैंने। कृपया यहाँ से मुझे v डैश निकाल के बताएं। पॉजिटिव आएगा, ये याद रखना। ये तो मैं बिना कैलकुलेट करे बता सकता हूँ पॉजिटिव आएगा, बिकॉज फोकस इज 20 और u है 15। इसी तरफ बनेगा इमेज, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगा, वर्चुअल बनेगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा, ये सारी बातें तय। नहीं नहीं नहीं, सेम साइड कहाँ बनेगा? उधर बनेगा, अदर साइड। वर्चुअल इमेज अदर साइड बनेगा, जी पॉजिटिव। अदर साइड बनेगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा, बस इतना कॉन्फिडेंट है। हाँ भाई, वी डैश कृपया बताएं। जो लोग ऑनलाइन है वो लोग भी आंसर दे सकते हैं भाई, मैं इंतजार कर रहा हूँ, शायद कोई बता दे। सिक्सटी, ये आएगा +60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको निकालना है साइज ऑफ इमेज। लोकेशन ऑफ इमेज बता दिया, अब आप निकालोगे साइज ऑफ इमेज। तो एक तो ये आ गया बेटा आपके पास। ठीक, अब इसके लिए तुम करोगे I/O। O मतलब क्या हो गया?
एच डैश, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी डैश अपॉन यू डैश। यही तो करोगे, आई अपॉन ओ, ओ की जगह मैंने सीधा ऑब्जेक्ट के साइज का सिंबल डाल दिया एच डैश, इज इक्वल टू वी डैश अपॉन यू डैश। वी डैश ये पड़ा है 60 और यू डैश पड़ा है 15, तो ये हो जाएगा आई अपॉन 15√3 इज इक्वल टू माइनस वी डैश यानी हो गया +60 डिवाइड बाय -15। और ये बट ऑब्वियस है कि ये आई पॉजिटिव आना भी चाहिए, बिकॉज मैंने आपको समझाया है कि इमेज वर्चुअल जब बनता है तो इरेक्ट बनता है, सारी चीजें आपको बताइए, इरेक्ट बनता है, मिरर के बैक साइड बनता है, बॉडी से बड़ा बनता है। याद है तीनों बातें, सब पढ़ा चुका। तो आई आपका आ जाएगा, कितना आएगा 4, 4 इधर और 15 इधर, तो आ जाएगा 60√3 सेंटीमीटर। भाई माइनस से माइनस कटा, ये कैंसिल आउट करोगे तो ये 4 हो जाएगा ऐसे, और फिर 15 इंटू 4 हो गया 60 और √3 एज इट इज रख दिया मैंने, तो ये आ गया आई, दिस इज 60√3 सेंटीमीटर। अब आपसे कोई पूछ ले, देखो कितना बढ़िया है, पहले U30 पे था, फोकस 20 पे था, यानी फोकस के बाहर था, तो पहले रियल इमेज मिल रहा होगा, सेम साइड मिल रहा होगा, है ना, लेकिन जैसे घुमा दिया तुमने 60 डिग्री, यही रियल इमेज वर्चुअल में कन्वर्ट हो गया। देख रहे हो, ये सब फर्क पड़ जाता है। तो इमेज के बारे में आप सूचना अगर देना चाहें तो आप बोलोगे नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज, पहला वर्चुअल, दूसरा इरेक्ट, तीसरा बिगर देन द ऑब्जेक्ट। राइट, ये आया नेचर इमेज का। इस सवाल में कोई तकलीफ हो तो कृपया मुझे बताएं। इस सवाल में कोई तकलीफ हो तो कृपया मुझे बताएं। आगे चले भाई, स्प्लिटिंग की तरफ बढ़े। लिखो लिखो, हो गया। तो हमारी अगली हेडिंग आती है जो कि एक बहुत ही स्पेशल टाइप का केस है, इंपॉर्टेंट के साथ मैं इस हेडिंग को लिखूंगा। स्प्लिटिंग ऑफ मिरर, मिरर की स्प्लिटिंग। मिरर की स्प्लिटिंग का मतलब होता है कि कोई मिरर आपके पास में है, ये उसकी प्रिंसिपल एक्सेस हो गई, आपने कटर उठाया, ग्लास कटर जिसे बोलते हैं, आपने ग्लास कटर उठाया और उस ग्लास कटर से इस मिरर को दो हिस्सों में बांट दिया। ठीक, इस मिरर को दो बराबर के हिस्सों में बांट दिया, यानी प्रिंसिपल एक्सेस जो आप देख रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आपने ग्लास कटर से मिरर को कट करके दो भागों में बांट दिया। अब ये जो दो हिस्से निकले, पहले हिस्से का नाम पड़ा राम और दूसरे का नाम पड़ा श्याम। ठीक, तो ये बन गए, घर का नाम इनका 1-2 था, तो मैं 1-2 पुकारूंगा उनको रोज के नाम के हिसाब से। तो दो हिस्से बन गए, एक हुआ 1, एक हुआ 2। अब 1-2 को अलग अलग करने के दो तरीके। पहला तरीका सुनिए, 1 को ऊपर थोड़ा ले गए, 2 को थोड़ा नीचे ले गए, तो मिरर ऐसे था, स्प्लिट हो गया। समझ में आई बात, 1 को ऊपर और 2 को नीचे, ये
इसको कहते हैं लेटरल स्प्लिटिंग या ट्रांसवर्स स्प्लिटिंग। आपको याद है लेटरल या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन बताया था, और उसमें ऑब्जेक्ट के प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ही हम लोगों ने काम किया, यहां भी वही। तो लेटरल स्प्लिटिंग जब मैं बोलूंगा, लेटरल स्प्लिटिंग जब मैं बोलूंगा, इसमें इन दोनों हिस्सों को आपने ऊपर उठाया, ठीक। दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्प्लिटिंग। लॉन्गिट्यूडिनल स्प्लिटिंग का मतलब एक हिस्सा थोड़ा पीछे कर दिया, दूसरे को या वहीं रहने दिया, या दूसरे को थोड़ा आगे कर दिया। तो ये ऐसे, मतलब ये है इस तरह से कर दिया, तो एक हिस्सा यहां गया, एक यहां गया, या एक को रोक लिया दूसरे को हटा दिया, या पहले को रोक लिया दूसरे को हटा दिया, ऐसे। तो यानी जब आप परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस दोनों को अलग अलग कर रहे हो तो वो लेटरल स्प्लिटिंग कहलाएगी। जब आप लॉन्गिट्यूडनल एक दूसरे को अलग कर रहे हो तो वो लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग कहलाती है, राइट। तो दो तरीके होते हैं, दोनों के केसेस अलग होते हैं, बड़े मस्त होते हैं, सच में। देखिए बताता हूं। तो पहला काम हम लोग करने वाले हैं, स्प्लिटिंग। पहला काम हम लोग करने वाले हैं लेटरल स्प्लिटिंग, ठीक, क्लियर है। अच्छा, लेटरल स्प्लिटिंग में मैंने आपको क्या समझाया था कि प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर दोनों हिस्सों को आप ले जाओगे, ध्यान से समझिए। लेकिन ये भी नहीं होता है कि पता लगा प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर एक तुमने खूब ऊपर कर दिया, दूसरा तुमने खूब नीचे कर दिया, नहीं। अगर फोकल आपका सेंटीमीटर में है, अगर फोकस लेंथ सेंटीमीटर में है, तो ये शिफ्टिंग आप मिलीमीटर में करते हो, थोड़ा थोड़ा। समझ गए ना बात। लेटरल में ये याद रखना, शिफ्टिंग ज्यादा नहीं होती। तो स्प्लिटिंग के पहले का चित्र हमारे पास में कुछ इस प्रकार से बना था, और उस चित्र में रक्त वर्णित रंग के साथ में ये वस्तु दिखाई दे रही। रक्त वर्णित मतलब होता है रेड कलर, वस्तु मतलब हो गया ऑब्जेक्ट। फोकस हिंदी इंग्लिश में भैया एक ही कहना था, ठीक। इसका प्रतिबिंब पीले रंग के साथ, अकल ना लगाओ, पीले को हिंदी में पीला ही कहते हैं, पीतांबर संस्कृत का वर्ड हो जाता है। तो इस पीतांबर रंग के दर्शन प्राप्त होते हैं इस इमेज के, यानी इस प्रतिबिंब के, राइट। ये सिचुएशन आपकी बन रही है, देखना कितना बढ़िया हो जाएगी जब स्प्लिटिंग करें, क्या मजा आएगा अभी। अब इसको मैंने क्या किया, स्प्लिटिंग करी। और कैसे स्प्लिटिंग करी बच्चों, लेटरल स्प्लिटिंग, ठीक है। ये केस था, राइट। ये केस था। ये बताओ स्प्लिटिंग मिरर की कर रहा, ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं ना, ये तो यही मौजूद रहेगा। तो हमारा रक्त वर्णित वस्तु यहीं पे रखी हुई, ठीक। स्प्लिटिंग देखिएगा क्या बढ़िया मजा आता देखने में। एक ये हिस्सा, मोजा नहीं आया, मोजा नहीं आया तो जूता आ गया, एक दूसरा हिस्सा, ठीक है। अब ये डिस्टेंसेस भैया बहुत छोटे होते हैं, इस वजह से ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ये डिस्टेंसेस बहुत कम होते हैं, इस वजह से ना एक प्रिंसिपल एक्सिस और दूसरी प्रिंसिपल एक्सिस, ये दो प्रिंसिपल एक्सिस तैयार है।
इन दोनों अलग अलग हिस्सों की करस्पॉन्डिंगली दो प्रिंसिपल एक्सेस तैयार हो गए। यस, वही मैं कह रहा हूँ, प्रिंसिपल एक्सेस वैसे तिरछी होनी चाहिए, लेकिन डिस्टेंस, इसीलिए तो मैंने कहा आप दूर नहीं ले जाते, बहुत कम डिस्टेंस पे होते हैं, इस वजह से प्रिंसिपल एक्सेस सीधे हम बोलते हैं पैरेलली शिफ्ट हो गई। थोड़ा सा इसको ऊपर उठाया तो मान लिया इसके हिस्से वाली प्रिंसिपल एक्सेस ऊपर निकल गई, और थोड़ा सा इसको नीचे उठाया तो बोला इसके हिस्से वाली प्रिंसिपल एक्सेस थोड़ी नीचे आ गई। तभी तो मैंने कहा एमएम में होती है मिलीमीटर, अगर फोकस सेंटीमीटर में है तो। अब मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का फोकस है, इन जनरल यही लेते हो, तो भाई 2 mm तुमने शिफ्ट कर दिया, बताओ 2 mm की कोई हैसियत होती है 10 सेंटीमीटर के आगे, या 4 mm शिफ्ट कर दिया, इससे ज्यादा नहीं लेते। आप समझ गए क्या? क्लियर है? तो ये आया खंडित मिरर, ये आया खंडित मिरर का दूसरा पार्ट, राइट। तो ये पहली प्रिंसिपल एक्सेस हो गई, ये दूसरी हो गई। मैं एक काम करूंगा, मैं यहां पे भी पहला और दूसरा नंबर डालूंगा। फायदा, पहले जो सिंगल ऑब्जेक्ट था अभी मुझे डबल ऑब्जेक्ट मिलने वाले, पहले जो सिंगल इमेज था अभी मुझे डबल इमेज मिलेगा। एक बात बताइए अब मुझको, अगर समझ में आए तो, इसको जब मैंने लेटरल शिफ्ट किया तो मुझे यू कितना लेना चाहिए? क्या यू बदल के कुछ लेना चाहिए, या पहले जितना रहा होगा? आपकी अकल क्या कहती है? थोड़ा सा बदलेगा, यानी वो इतना कम बदलेगा कि सर आप उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो सर जब भी आप लेटरल शिफ्टिंग करते हैं, लेटरल स्प्लिटिंग करते हैं, तो आपके सर यू में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने कहा बिल्कुल, हमारा जो यू होगा वो उतना ही रहेगा, बना दूंगा। हमारा जो वी होगा वो भी उतना ही रहेगा। लेकिन समस्या क्या आई, पहले जो पॉइंट ऑब्जेक्ट था अभी वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं दिखाता हूं क्यों नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा, लेट y1 be the first shifting, y2 be the other shifting। ध्यान से देखना, इधर मैं ऑब्जेक्ट के साथ में क्या करने वाला हूं। ऑब्जेक्ट का पहला साइज हो गया y1, देख रहे हो आप, और ऑब्जेक्ट का दूसरा साइज हो गया y2। उल्टा बने, मैंने बोला था ना ऑब्जेक्ट के पॉइंट से परपेंडिकुलर डालना, लेकिन ऑब्जेक्ट के पॉइंट से परपेंडिकुलर डालना, लेकिन एरो ऑब्जेक्ट की तरफ रखना, यही समझाया था, यही काम किया। ठीक है, करस्पॉन्डिंग इमेज, करस्पॉन्डिंग इमेज कितना था, वी पे था। अभी एक काम कर रहा हूं मैं, ध्यान 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 देना। यू वही है दोनों के लिए, वी भी तो वही होगा। अच्छा, काटने के बाद फोकस पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे रेडियस थोड़ी चेंज हो रही, आ गई ना बात समझ में? अब इमेज, इमेज वी डिस्टेंस पे मैं बोलूंगा कुछ इस लाइन पर फॉलो कर रहा होगा। इमेज यहां कहीं बनाया था, ये था, ठीक है। अब इतने, भाई अगर रियल इमेज है, देखो अगर ये रियल इमेज है तो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में सी उल्टा बनेगा। ध्यान से समझना, ऑब्जेक्ट जैसा रखा होता है उसके करस्पॉन्डिंग रियल इमेज हमेशा उल्टा बनता है। तो जो पहले यहां था ना, वो अब तुम पाओगे कुछ ऐसे, आई डैश, ये आया इसके करस्पॉन्डिंग, पीले करस्पॉन्डिंग पीला, और हरे के करस्पॉन्डिंग, बोलो, हरा। जरूर ना बनाए तो, लेकिन बनाएंगे अभी, समझ गए बात? तो ये सीन है, और इनके डिस्टेंस
इनके डिस्टेंस मिरर के पोल से अभी भी v ही। सवाल कैसे आता है ये सुनो, और कैसे हमको आई आई डैश या आई आई डबल डैश पे कैलकुलेशन सेट करने होते हैं, मैं सब दिखाऊंगा आपको। ठीक, पहले बताओ फिगर वाइज केस समझ में आया? फिगर वाइज केस समझ में आ गया है ना? केस समझ में आना पहले तो बहुत जरूरी भाई। अब सुनना भाई ध्यान से, सवाल आता है, एक मिरर था जिसका फोकस एफ था, उससे u डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा था, v डिस्टेंस पे इमेज आ रहा था। अरे नहीं भी v देगा तो एफ और u की हेल्प से निकाल ही लोगे। तो खाली इतना दिया तुमको कि एक मिरर था, उसका फोकस 10 सेंटीमीटर था 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, एक ऑब्जेक्ट रखा था, एक ऑब्जर्वर है, उसने मिरर को दो बराबर हिस्सों में अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस कट किया। पहला हिस्सा 2 मिलीमीटर ऊपर की तरफ और दूसरा हिस्सा 4 मिलीमीटर नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया। अब आपको इमेजेस के पॉइंट्स के बीच में या टिप ऑफ द इमेजेस के बीच में, या मोटी बुद्धि की बात करेगा, या इमेजेस के बीच का डिस्टेंस बताना है। अब वो डिस्टेंस क्या होता है? वो डिस्टेंस होता है आई डैश से लेके आई डबल डैश। मतलब सीधा सवाल आपसे पूछा जाता है, काटने के बाद शिफ्टिंग के बाद, काटने के बाद शिफ्टिंग करेगा, शिफ्टिंग के बाद आई डैश से आई डबल डैश तक का डिस्टेंस कितना होगा? ठीक, अब तुम ध्यान दो, आई से आई डबल डैश तक का डिस्टेंस बहुत आराम से आए। आई से आई डबल डैश तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा आई से आई डैश से आई तक का, फिर ये y1 प्लस y2, फिर यहां से लेके यहां तक। मतलब आई से आई नहीं बोल सकते, आई तो ये वाला ऐसे बोल सकते हो। एक सेकंड, H2, चलो ग्रीन से लिख देते, कोई पता ना पड़ेगा। तो आई से आई डबल डैश तक का डिस्टेंस H1 प्लस y1 प्लस y2 प्लस H2 होगा। y1 y2 सवाल में दिए रहेंगे, H1 H2 निकालोगे, और ये कहां से आएगा? मैग्निफिकेशन से आएगा। ये आएगा मैग्निफिकेशन से। देखो v बाई यू तुम्हें पता ही रहेगा कितना है, तो मैग्निफिकेशन तो नहीं चेंज हुआ ना। तो मैग्निफिकेशन जो भी है माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू आई अपॉन ओ। करके दिखाऊंगा, अभी पहले सुन लो, फिर लगाऊंगा वही मैग्निफिकेशन माइनस वी बाई यू तो वही है, इज इक्वल टू अगेन आई अपॉन ओ। ठीक है, अब करके देखते हैं। नहीं, यहां नहीं करते। सबसे पहले ध्यान से सुनना, कैलकुलेशन फॉर, ठीक है भाई। तो H1, अब इसका लिखना मेरा मजबूरी है, इसको मैं लिख सकता हूं O1, इसको मैं लिख सकता हूं O2। ये साइज O1, अच्छा O1 किसके बराबर है? Y1 के। O2 किसके बराबर है? Y2 के। समझ गया बात? मैं सिमेट्री बढ़ाने की मैंने लिखा खाली H1 अपॉन O1, ठीक है ना? समझ गया बात? तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस ऑफ v बाय u। ये तो पता ही है तुमको, और ये भी पता है y1 है ना? क्या लिखोगे? H1 अपॉन y1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ v बाय u को m लिख सकते हो। ये कैलकुलेटेड है, ये जानते हो आप, आपके पास इसका डेटा है। तो H1 कितना है? my1। H2 के लिए काम करें, कितना आना चाहिए वैसे? my2। O2 की वैल्यू y2 बराबर होगी, और माइनस v बाई यू को m लिख सकते हो।
ये दोनों m सेम होंगे। उसका रीजन है क्योंकि दोनों केस के लिए v और u तो वही है ना, दोनों केस के लिए v और u तो वही। देखो ना इधर तो देख लो पहले, डाउट नहीं होना चाहिए दिमाग में किसी के लिए। अब चाहे ऊपर की तरफ जाओगे तो यही v और यही u लोगे चलोगे, लेकिन नीचे के लिए आओगे तो यही वाला v और यही वाला u तो चलेगा। तो मैग्निफिकेशन तो दोनों केस के लिए सेम हो गया। अब तुम करोगे नाउ, क्या था पूरा सिंबल हमारा, आई डैश से लेके आई डबल डैश तक का डिस्टेंस। नाउ आई डैश से लेके आई डबल डैश तक का डिस्टेंस क्या डाला तुमने, h1, h1 प्लस y1 प्लस y2 प्लस h2, ठीक है। तो h1 प्लस y1 प्लस y2 प्लस h2, h1 की वैल्यू देखो इधर पड़ी my1, ठीक, ये हो जाएगा, बोलो अब क्या कर सकते हो, इसको रटिएगा नहीं, मना कर रहा हूं मैं। क्यों, इसलिए यहां तो O एक ऐसी जगह था कि इमेज तुमको रियल मिल रहा है। मान लो O एक ऐसी जगह होता कि इमेज वर्चुअल मिल रहा होता तो ये दोनों, ये नीचे होता ये ऊपर होता, तब तो माइनस से एडजस्ट करने पड़ते। समझ गए बात को, रटना मत उस फॉर्मूले को, मेथड पे जाना, क्योंकि मेथड काम आएगा तुम्हारे, फॉर्मूला नहीं। आई बात समझ में, याद रखिएगा इस चीज। कर लो काम, जल्दी लिख लो थोड़ा। जेई मेंस हो चाहे नीट हो, इससे ज्यादा आगे नहीं जा सकते। मेरा काम है आपको हर चीज बताना और हर तरह से बताना, ताकि आप सीख जाओ, और बुरे दिन के लिए काम आने वाली चीज है। बुरे दिन मतलब मान लीजिए पेपर टफ आ गया, आपने पढ़ा ही नहीं उस लेवल का, तो आप क्या करोगे। हर सवाल देख के ऐसा लगेगा कि आपसे हो जाएगा, लेकिन होगा कुछ नहीं। ये एक बहुत कड़वी सच्चाई होती है, और मैं नहीं चाहता कि आप ऐसा कुछ फेस करें आने वाले एग्जाम्स में, बिल्कुल नहीं चाहता मैं। पढ़ो तो उस पढ़ाई से काबिल बनो, तोता नहीं बनना है आपको कि बस इतना 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 ही आता है, बस इसीलिए हम एग्जाम को प्रिपेयर कर लेंगे इतने भर। ये गलत बात होती है। चाहे नीट हो चाहे इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन हो, तोते सेलेक्ट नहीं होते हैं, इंसान सेलेक्ट होते हैं, ये याद रखना, समझे। ये बहुत पते की बात बता रहा हूँ भाई, तोते नहीं सिलेक्ट होते, इंसान सेलेक्ट होते हैं। और आपको भी पता है कि इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो सबसे ज्यादा समझदार होता है इस दुनिया में। तो इसलिए बात याद रखना, चाहे कोई भी एग्जाम, नीट का हो, आईटी का हो, आईएएस हो, या वट एवर बैंकिंग का हो, किसी का भी हो, तोते कहीं सिलेक्ट नहीं होते भैया, मैं नहीं मानता। और तोते अगर गलती से सेलेक्ट भी हो जाते हैं तो इनके लिए बीटेक के 4 साल और मेडिकल के 5 साल निकालना भारी पड़ जाता है। क्यों, समझने की तो आदत होती ही नहीं ना। कितना रटोगे, कितना रटोगे भाई, ये हो गया। जब आपके समझने की आदत ही नहीं तो आप जीवन में कितना रट लेंगे यार, और वो भी नहीं मतलब
डॉक्टरी की पढ़ाई में या इंजीनियरिंग की पढ़ाई में कितना रटोगे, तो फेल होके रह जाओगे। 5 साल निकालना मुश्किल पड़ जाएगा नीट के लिए आपको। इसलिए कह रहा हूँ काबिलियत आनी चाहिए अंदर, काबिल बनो। नीट वालों को तो मैं चैलेंज कर सकता हूँ, टीचरों को भी, ये जो पढ़ा रहा हूँ पढ़ा के दिखाओ, साफ बोलता हूँ पढ़ा के दिखाओ। वो यहाँ तक भी नहीं आते, मतलब बच्चे कैसे उल्लू बनाते हैं, ये मिरर हो गया, ये फोकस हो गया, ये यू है, ये वी है, उसी में जाते रहते हैं, कुछ नहीं बताते यार। तभी बच्चा कॉम्प्रोमाइज करता है कि मेरे हे भगवान मेरे खाली 22 सवाल हो जाए तो मैं किसी तरह सेलेक्ट हो जाऊंगा। अबे ऐसे सिलेक्शन का क्या फायदा कि तुम्हें अपनी ब्रांच में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तुम्हारे आगे लेके धर देगा डेंटल और तुम कहीं भी या तो छोड़ दोगे या परेशान होकर ले लोगे। मैं वही कह रहा हूँ, कोई मतलब नहीं होता ना ऐसे सिलेक्शन का। सेलेक्ट हो, अच्छी रैंक्स हो, तुम्हारे पास चॉइस ना हो, तुम्हारे पास ऑप्शंस हो, कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े तुम्हें। है जी, लगा तो है भाई, देखो देखते नहीं है। हो गया, आगे बढ़े, दें सवाल। देखिए सवाल जो मैं देता हूँ, मैं पहले भी बोल चुका हूँ भैया, मैं घर से नहीं लेके आता सवाल, यही बनेगा सवाल आपके सामने, यही सॉल्व किया जाएगा पूरा। मुझे उसी में मजा आता है, क्योंकि एग्जाम में फंसता ही ऐसे, ये बहुत बड़ी सच्चाई। क्या गजब केस है, देखिएगा ना मजा आएगा। मैं पहले से स्प्लिट करके ना दे दूं तुमको, क्यों इतना नाटक कर रहा हूँ। ये लीजिए एक, दो, दो मिरर थे स्प्लिटेड है पहले से, ठीक है। यहाँ कहीं पे ग्रीन कलर फोकस 40 सेंटीमीटर दिया, पहली शिफ्टिंग 4 mm, दूसरी शिफ्टिंग 8 mm, राइट। ऑब्जेक्ट, तुमको फंसाएंगे इस केस में, क्योंकि मैंने कहा था ना उस फॉर्मूले को रटना मत, तो वो नहीं रटना मत मतलब रटना मत, इसकी वजह देने जा रहा हूँ किसी सवाल के थ्रू, ध्यान रखना। देख लो देख लो, 40 का फोकस है, 20 पर रख दिया ऑब्जेक्ट, नो डाउट उधर मिलेगा, उधर वर्चुअल मिलेगा ना। हाँ, सबसे पहले तुम ये निकाल लो कि अगर स्प्लिटिंग ना हुई होती तो यू के करस्पॉन्डिंग वी कितना आता, तो 2 मिनट का काम है कि नहीं भाई। तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, मतलब प्लस 1/-20 इज इक्वल टू 1/-40। अबे v आ गया, सही कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 40 प्लस ऑफ, क्या सही निकाला जरा चेक कर लेना भाई। भाई इधर कुछ बनना नहीं था तो मैंने इधर कैलकुलेशन कर दिया, 40 आएगा 40। फिर भी चेक कर लीजिए, मैं बार बार बोलता हूँ। एक काम और कर डालो, लगे यहाँ 40 आ गया, अरे आएगा नहीं 40। हाँ, एक काम और कर डालो, मैग्निफिकेशन में निकाल डालो, माइनस ऑफ वी बाई यू होता है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस ऑफ प्लस 40
डिवाइड बाय -20 कितना आ गया? जरूरत पड़ेगी ना, इन सब की तो जरूरत पड़ेगी ना भाई। अब तुमने स्प्लिटिंग कर मारी, y1 4 और ये तुम्हारा हो गया 8। देखिए कितना बढ़िया केस आ रहा है। ये मेरा पहला ऑब्जेक्ट कितना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सॉरी, और ये mm था, ये मीटर हो गया। एक m लिखा ही नहीं, लेकिन लिखा है, तुम लोग को दिख नहीं रहा होगा। 4 mm का ऑब्जेक्ट लोगे, दूसरा ऑब्जेक्ट डालो, एट mm हो गया। वही पुराना सवाल है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ इमेज। सीधे गैप को कैलकुलेट करते हैं। अच्छा देखो 4 mm है, ये बताओ प्रिंसिपल एक्सिस ये है, ऑब्जेक्ट 4 है, सीधा बनेगा इमेज क्योंकि वर्चुअल है, m पॉजिटिव है, सब सब बता चुका हूँ, सीधा बनेगा ना। तो 4 mm है, तो पहले तो ये मैं एक रेफरेंस लाइन अपनी डाल देता हूँ, इसके करस्पॉन्डिंग कुछ ऐसे जाएगा, बोलो। इसके करस्पॉन्डिंग ये 2 है ना, तो ये 4 हुआ तो ये 8 हुआ। अरे मैग्निफिकेशन 2 है, तो ये 4 हुआ तो ये कितना हो जाएगा? इतने तो पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा तुम्हें, थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं इसको। ये 8 हो गया, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? आई डैश बोल सकता हूँ ना। अच्छा ये बताओ, ये 8 है, तो ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा, 16 निकलेगा कि नहीं? पहले ऊपर बनाऊंगा 16, क्यों? कलर मैचिंग। आई डैश, नीचे वाला ये कलर है ना, तो मैं इसका बनाऊंगा, और ये आ जाएगा 8 mm। ठीक आया, लेकिन एक गड़बड़ कर गया मैं जल्दी जल्दी में, मैंने ध्यान नहीं दिया, और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों से। भैया यहाँ से बनानी चाहिए, यहाँ से बनानी चाहिए, ये ऊपर, अब ये नीचे यहाँ से जाएगा 8 जाएगा। ये है, एक सेकेंड, अभी भी नहीं, बात नहीं बनी, अब सही आएगा। अभी प्रिंसिपल एक्सेस ये है, तो यहीं से डालोगे ना 8, समझ गया ना? प्रिंसिपल एक्सेस ये है, तो यहीं से डालोगे ना 16। हाँ हो जाता है कोई कोई जल्दी जल्दी में खत्म करने में, क्योंकि अब मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ, मेरे दिमाग में आ रहा ऐसा जाने तो मैं 16 है। अब ये आया हमारा आई डैश, और ये आया आई डबल डैश। अब बताओ कितना गैप आया, अब बताओ कितना गैप आया। अब यहाँ से यहाँ तक 16 है, और ये 4 है, तो इतना हो गया 12। नहीं एक मिनट, 16 नीचे से आएगा, रुको 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 रुको, जल्दी जल्दी, फिर मैं कर दिया। ये लोकेशन है नीचे वाली प्रिंसिपल एक्सेस, यहाँ से। हाँ अब देखो, यहाँ से 16 है पूरी, यहाँ से 16 है पूरी, इतनी कितनी घट गई? 8 4 12, ये 4 बची, सारी डिस्टेंसेस अलग अलग निकाल ली। ये 4, फिर ये 4 mm, फिर ये 8 mm, अब देखो ये हो सकता है अंदर की तरफ रुक गया हो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 4 है, ये 8 है, ये पूरी 12 है, तो 8 mm तो अंदर ही कहीं रुक जाएगा ना, यहाँ कहीं पर, जो सही पोजीशन आ रही है आई डबल डैश की। तो इसका मतलब ये आएगा तुम्हारा लोकेशन वाइज, अगर तुम काम करते हो तो ये यहाँ कहीं पर आएगा, आएगा ये आएगा तुम्हारा आई डबल डैश, ये
ठीक है, तो ये कितना आएगा 8 है। तो आई से आई डबल डैश का डिस्टेंस निकालना है, ये कितना हो गया 4, ये और यहाँ से तो सीधा ही तुमको मिल रहा है 8, ये इतना 4 मिल रहा है और यहाँ से तो सीधा ही तुमको 8 मिल रहा है, तो ज्यादा सरदर्द नहीं हुआ। थोड़ा बाहर आता तब भी इसका डिस्टेंस चेक करना पड़ता ना। तो ये कितना हो गया 4 और 8 12 mm। तो आंसर हो गया आई ए डैश का 12 mm। तो अंतर हो गया ना, जो पुराना रिजल्ट डाला था और जो ये वाला रिजल्ट है, अंतर हो गया। इसीलिए मैंने कहा था कि पिछला फॉर्मूला रटिएगा मत। अगर ये रटा होता तुमको 1 प्लस एम वाई वन प्लस वाई टू, खत्म हो जाती कहानी तुम्हारी इस सवाल की। ठीक, एक केस अभी और बच रहा है, लॉन्गिट्यूडनल शिफ्टिंग ऑफ मिरर का। अगली क्लास थर्सडे होगी। आज कौन सा ट्यूसडे है ना? हाँ, तो अगली क्लास थर्सडे 2:30 बजे, ठीक है। और उसमें इसके क्वेश्चंस एक दो और कराऊंगा ताकि थोड़ा सा और पकड़ में आ जाए चीजें आपकी, प्लस लॉन्गिट्यूडनल शिफ्टिंग ये पढ़ाना है, और ऑप्टिक्स में मिरर से संबंधित ढेर सारे सवाल, ठीक है। और प्लस आपको नोट्स असाइनमेंट सब दे दूंगा। ठीक है बेटा। ओके बच्चों, बाय बाय।